नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ अजीत। समाजवादी पार्टी मिशन 2017 के लिए जुट गई है। पार्टी की नजर जमीनी कार्यकर्ताओं को मजबूती से जोड़ने पर है। लखनऊ में आज एसपी की एक अहम बैठक हुई। पार्टी जिलाध्यक्षों की बैठक में ग्राम पंचायत चुनाव और 2017 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा हुई। एसपी प्रमुख मुलायम सिंह और सीएम अखिलेश यादव ने इस बैठक में हिस्सा लिया। पार्टी के सभी जिलाध्यक्षों को बूथ लेवल पर संगठन को मजबूत करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही जिलाध्यक्षों को ये भी निर्देश दिए गए कि वो नियमित तरीके से अपनी रिपोर्ट पार्टी मुख्यालय भेजें। जिलाध्यक्षों से चुने हुए जनप्रतिनिधियों के बारे में फीडबैक भी लिया गया है और इस मौके पर सीएम अखिलेश ने युवाओं को पार्टी से जोड़ने और राज्य सरकार की उपलब्धियों को जनता तक बेहतर तरीके से पहुंचाने पर खासा जोर दिया। वहीं शिवपाल यादव ने कहा कि कार्यकर्ता पार्टी में अनुशासित रहें और पार्टी संगठन को मजबूत बनाने के लिए काम करें। है पार्टी संगठन मजबूत करना है, नौजवानों को आगे रहना है, नौजवानों को आगे चलना है। अभी कुछ नहीं कहा, तैयारी करो, मजबूती से काम करो, पार्टी को मजबूत करो। नेताजी ने और प्रदेश अध्यक्ष जी ने और माननीय लोक निर्माण मंत्री जी ने संगठन को और गतिशील बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए, बूथ स्तर पर कमेटियां मजबूत बनाने के लिए, सेक्टर स्तर पर कमेटियां मजबूत बनाने के लिए और जनपद में विकास कार्य जो हो रहे हैं, जो मुख्यमंत्री जी योजनाएं लागू कर रहे हैं, उसको जन जन तक पहुंचाने के लिए उन्होंने निर्देश दिया है कि इसको हम लोग मजबूती से जनता के बीच में ले जाकर रखें और आने वाले 2017 का जो चुनाव है उसमें समाजवादी पार्टी को पुनः बहुमत दिलाएं, यही हमारा सवाल। 19 अप्रैल को दिल्ली में होने वाली किसान रैली को सफल बनाने के लिए यूपी कांग्रेस ने अभी से कमर कसना शुरू कर दिया है। यूपी कांग्रेस के प्रभारी मधुसूदन मिस्त्री ने यह कहा है कि 8 अप्रैल को कांग्रेस नेता संकल्प दिवस मनाएंगे और 9 अप्रैल से 17 अप्रैल तक पदयात्राएं करेंगे। हालांकि इस रैली में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के शामिल होने पर वो खुलकर बोलने से बचते हुए नजर आए। 19 तारीख को कार्यक्रम दिल्ली के अंदर है, कांग्रेस प्रेसिडेंट आएंगे, इतनी इत्तला हमें है, वो हम आपके साथ में शेयर कर रहे हैं। उससे आगे हमारे कौन है कौन नहीं उसकी कोई कमेंट नहीं है हमारी। इधर अयोध्या में राम जन्मभूमि विवाद को लेकर शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने कहा है कि वो नहीं मानते कि वहां मस्जिद थी। इसके साथ ही उन्होंने विश्व हिंदू परिषद पर इस मामले को विवादित बनाने का आरोप भी लगाया है। विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने उसको बाबरी मस्जिद कहा, तेल लगाओ डाबर का, नाम मिटाओ बाबर का, ये प्रचार किया और इस तरह से उसको बाबरी मस्जिद सिद्ध कराकर घोषित करके उसको तुड़वा दिया। तो जो हमारा मंदिर का साक्ष्य था उसको इन्होंने मिटाया, तो हम लोग तो इसको अनुचित मानते हैं। यूपी पीसीएस के पेपर लीक मामले में घमासान जारी है। इधर इलाहाबाद में यूपी पीएससी के दफ्तर में यहां पर नाराज छात्रों ने यहां दफ्तर के बाहर जमकर हंगामा किया है। यूपी पीएससी के दफ्तर के बाहर यह हंगामा हुआ है। गुस्साए छात्रों ने बस में आग लगा दी है और कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की है। पुलिस ने छात्रों पर लाठियां भांजी। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस ने हवाई फायरिंग भी की। आरएएफ को भी मदद के लिए बुलाया गया। प्रदर्शनकारी छात्र पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा के दूसरे पेपर को भी कैंसिल करने के साथ साथ आयोग के चेयरमैन अनिल यादव को बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं। पर्याप्त फोर्स है और आयोग में किसी प्रकार के प्रदर्शन की इजाजत नहीं है। लड़कों को समझा दिया गया है, कुछ लड़के आए थे वो चले गए हैं। किसी गिरफ्तारी भी? हाँ, जो किसी ने जो अराजकता ये फैलाने का प्रयास किया जाएगा उसको गिरफ्तार करेंगे। तो यूपी पीसीएस के पेपर लीक मामले में अब राज्य सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई है। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति की तरफ से दायर की गई इस याचिका में पीसीएस प्री के दूसरे पेपर को भी रद्द करने की मांग की गई है। हाईकोर्ट में दायर याचिका पर अब 3 अप्रैल को सुनवाई होनी है। पेपर लीकेज को लेकर के प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति ने उसकी जांच जो है सीबीआई से कराने के लिए और जो पुनः परीक्षा दूसरे पेपर की इन्होंने उसके लिए बिना कैंसिल किए जो रखा है 10 मई को, उसके लिए पूरा परीक्षा कैंसिल कराने के लिए PIL आज जो है
प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के द्वारा दाखिल की गई है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने 2011 के यूपी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी टीईटी घोटाला मामले में आरोपी पूर्व शिक्षा निदेशक संजय मोहन के खिलाफ कोर्ट में अभियोजन दर्ज करवाया है। संजय मोहन के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत यह मामला दर्ज करवाया गया है। और आइए अब आपको बताते हैं कि ये पूरा मामला है क्या। दरअसल अक्टूबर 2011 में सरकार ने टीईटी का आयोजन किया था। इसमें 3 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने परीक्षा को पास किया था। आरोप है कि परीक्षा के बाद बेहतर रैंक के लिए सैकड़ों उम्मीदवारों से लाखों रुपए लिए गए। इस बात का खुलासा कानपुर पुलिस के 3 लोगों को गिरफ्तार करने के बाद किया था। पुलिस ने आरोपियों के पास से करीब 33 लाख रुपए कैश भी बरामद किए। ये बताया जा रहा है कि पुलिस की पूछताछ में कई बड़े नाम भी सामने आए थे। इसमें तत्कालीन डायरेक्टर संजय मोहन का नाम भी शामिल था और इसके बाद कई और गिरफ्तारियां हुई। पुलिस ने करीब 5 लाख रुपए के साथ संजय मोहन को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद सरकार ने संजय मोहन को सस्पेंड कर दिया था। और इधर प्रवर्तन निदेशालय ने लैकफेड घोटाले मामले में आरोपों से बरी हो चुके लैकफेड के पूर्व चेयरमैन सुशील कुमार कटियार के खिलाफ विशेष कोर्ट में शिकायत दर्ज करवाई है। और यूपी के लैकफेड घोटाले के बारे में आपको बताएं, करीब 250 करोड़ के 200 से 250 करोड़ के बीच का ये घोटाले की रकम के इतना अधिक होने का खुलासा अगस्त 2012 में तब हुआ था जब इस मामले की जांच कर रही पुलिस कोऑपरेटिव सेल की टीम ने आरोपी पूर्व महाप्रबंधक प्रशासन पंकज त्रिपाठी को रिमांड पर लेकर लैकफेड कार्यालय में छापेमारी की थी। 2 बार हुई छापेमारी में करोड़ों के भुगतान के दस्तावेज गायब पाए गए थे। पूछताछ में यह सामने आया कि लैकफेड को कई विभागों से करोड़ों का काम मिला था और लगभग सभी में जमकर धांधली हुई। उत्तर प्रदेश श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ यानी लैकफेड के तहत 132 करोड़ का काम अकेले पंचायती राज विभाग का था। इसके अलावा बीआरजीएफ योजना में करीब 143 करोड़ का काम आवंटित किया गया था। इसके अलावा बेसिक शिक्षा और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा विभाग, एनआरएचएम, आंगनबाड़ी विभाग और इसके साथ ही कुछ अन्य विभागों के लिए संस्था को निर्माण करने के लिए रकम मिली थी। लैकफेड के निर्माण एजेंसी बनने के बाद राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत प्रदेश के कुल 14 जिलों में 25 स्कूलों का भी निर्माण होना था और हर स्कूल 58,12,00,000 रुपयों की लागत से बनना था। इसमें भी जमकर धांधली हुई थी। धांधली की शिकायत पर पुलिस कोऑपरेटिव सेल की टीम ने लैकफेड मुख्यालय पर छापा मारा था और छापे में जांच एजेंसी को फर्जी तरीके से किए गए भुगतान से संबंधित कई अहम दस्तावेज हाथ लगे थे। और प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर वकीलों का प्रदर्शन उग्र हो गया है। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में वकीलों ने ट्रेन रोककर प्रदर्शन किया है। हम आपको दिखा रहे हैं राज्य के 3 शहरों की तस्वीरें। गाजियाबाद, बिजनौर और मुरादाबाद से ये तस्वीरें ली गई हैं। नए गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर वकीलों ने शालीमार एक्सप्रेस ट्रेन को रोका और दूसरी तस्वीर बिजनौर से, जहां पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर वकीलों ने रेलवे स्टेशन पहुंचकर दिल्ली गढ़वाल एक्सप्रेस को रोका और फिर जमकर नारेबाजी करते हुए यहां पर अपना विरोध प्रदर्शन जाहिर किया। और तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं मुरादाबाद की, जहां वकीलों ने रेलवे स्टेशन पर धावा बोलकर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस को रोक दिया। अपनी मांगों को लेकर वकीलों ने जगह जगह रेलवे स्टेशनों पर हंगामा किया है। और बरेली में फर्जी पते पर आर्म्स लाइसेंस बनवाने के आरोप में पुलिस ने समाजवादी पार्टी के नेता इरशाद खान को गिरफ्तार किया है। आपको बताएं, समाजवादी पार्टी से पीलीभीत के पूर्व जिलाध्यक्ष आफ्ताब आलम ने ये आरोप लगाया था और 30 अक्टूबर 2014 को एसपी नेता इरशाद खान के खिलाफ फर्जी पते पर आर्म्स लाइसेंस बनवाने का आरोप लगाते हुए मुकदमा भी दर्ज करवाया था। इरशाद पर यह भी आरोप है कि उन्होंने आर्म्स लाइसेंस के लिए अपने आपराधिक इतिहास की जानकारी न देकर फर्जी तरीके से लाइसेंस बनवाया। अब पुलिस ने मामले की जांच के बाद एसपी नेता इरशाद को गिरफ्तार किया है। वहीं इस मामले में इरशाद का यह कहना है कि पुलिस अन्य आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है। इरशाद के साथ 13 और लोगों के खिलाफ भी फर्जी पतों पर आर्म्स लाइसेंस बनवाने के आरोप में मुकदमा लिखवाया गया है, लेकिन पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई उन पर नहीं की है। वो पीलीभीत के रहने वाले हैं, उनके बरेली से लाइसेंस बने हैं। उसकी जांच मैंने एडिशनल एसपी पीलीभीत को दे दी थी और मेरी उनसे बात हुई थी तो उन्होंने लगभग 9 लोगों का वेरीफाई कर लिया है। उनका किसी का आपराधिक इतिहास नहीं निकला है। कभी कभी ये भी होता है कि जैसे आदमी मूल रूप से पीलीभीत का रहने वाला है लेकिन यहाँ सर्विस कर रहा है,
यहाँ लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है तो उसके मूल पते पर भी वेरिफिकेशन हो जाता है, लाइसेंस बन जाता है। तो हो सकता है कि ऐसा हुआ हो। बाकी जो बचे हुए 6 लोग हैं बहुत जल्दी उनका भी हम लोग सारा डिटेल पता कर लेंगे, और अगर किसी का आपराधिक इतिहास है और किसी ने दुर्भावना से बनाया है तो उस हिसाब से हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। हमारे क्षेत्र से मतलब पीलीभीत के बीसलपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले लोग हैं और उनने 15-20 लाइसेंस जो है मतलब बरेली के जिले से बनवाए थे, तो जिसमें से 2 लोगों पे एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है, हम पर भी एफआईआर दर्ज हो चुकी है और बाकी की डीआईजी साहब के पास जांच चल रही है। जो उनके बयान से ऐसा लगता है कि वो मतलब जो शेष हैं वो असली हो गए और हमारा एक फर्जी हो। यूपी माध्यमिक शिक्षक संघ ने छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए अब 10वीं और 12वीं बोर्ड की कॉपियों के मूल्यांकन का काम कल से शुरू करने का फैसला किया है। हालांकि टीचर इस दौरान भी अपनी मांगों पर कायम रहेंगे। टीचर्स के समर्थन में प्रमुख सचिव सार्वजनिक उद्यम भी आ गए हैं। आपको बताएं कि टीचर्स की सरकार से 20 सूत्री मांगों में कॉपी के मूल्यांकन में मिलने वाले पैसे को बढ़ाने की भी मांग है। वित्त विहीन शिक्षकों को उचित मानदेय भी इसमें शामिल है। कल से हमारा संगठन 3 दिन का पहले से घोषित कार्यक्रम है, इसलिए छात्र हित में अपना आंदोलन वापस लेते हुए कल से मूल्यांकन कार्य प्रारंभ करेंगे। पिछले 3 दिन से शिक्षक संघ बात उठा रहा है कि मूल्यांकन करने को इनको आपत्ति नहीं, ये चाहते हैं बच्चों का सेशन विलंब ना हो, ये खुद चाहते हैं कि बच्चों का भविष्य बने और बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहे। लेकिन क्या ऐसी बात है कि उसको तदर्थ शिक्षकों को 1993 से 2000 तक के शिक्षकों को 1934 शिक्षक बनते हैं, उनके रेगुलराइजेशन का आदेश तो 2 दिन का काम है और 4 महीने हो गए इसको। और लखनऊ में आज आयकर कर्मियों के सीबीआई की टीम पर हमला करने के मामले में हजरतगंज थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया है। सीबीआई इंस्पेक्टर ने सरकारी काम में रुकावट पहुंचाने का आरोप लगाते हुए अज्ञात आयकर कर्मियों पर केस दर्ज करवाया है। आपको बताएं कि मंगलवार को सीबीआई की टीम ने आयकर अधिकारी निरंजन कुमार को घूस लेते हुए गिरफ्तार किया था और उसके बाद आयकर कर्मियों ने सीबीआई टीम पर हमला कर दिया था। इस मामले के बारे में आपको विस्तार से बताएं तो मंगलवार को लखनऊ में आयकर दफ्तर में सीबीआई की टीम ने अचानक छापेमारी की थी और सीबीआई टीम ने सीधे आयकर अधिकारी निरंजन कुमार के दफ्तर में पहुंचकर 2 लाख रुपए की घूस लेते हुए उन्हें रंगे हाथ धर दबोचा था। लखनऊ के आशियाना के रहने वाले जयकेश ने सीबीआई में शिकायत दर्ज करवाई थी कि रेंज 5 के आयकर अधिकारी निरंजन कुमार ने मामला सुलझाने के लिए 2 लाख रुपयों की रिश्वत मांगी है, जिसके बाद सीबीआई ने जाल बिछाया और निरंजन को रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। सीबीआई की इस कार्रवाई की खबर मिलते ही आयकर विभाग के कर्मचारियों ने सीबीआई टीम पर ही हमला बोल दिया था। यूपी में किसानों पर कर्ज और फसल बर्बादी का जानलेवा कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। बरेली में एक और किसान ने खुदकुशी कर ली है। सुसाइड नोट में किसान शिशुपाल ने खुदकुशी के लिए जिला ग्रामोद्योग अधिकारी को जिम्मेदार ठहराया है। मामला भमोरा थाना इलाके के मिलक मझारा गांव का है। परिजनों के मुताबिक शिशुपाल ने खादी ग्रामोद्योग से 1995 में 33,000 रुपयों का कर्ज लिया था, जो बढ़कर 80,000 रुपए तक पहुंच गया था। इसके अलावा दूसरे बैंक से भी 50,000 रुपए का लोन लिया था और कर्ज ना चुका पाने और फसल बर्बादी के चलते शिशुपाल काफी परेशान रहता था। इतना ही नहीं, किसानों की मुआवजा सूची में उसका नाम नहीं आने पर शिशुपाल की हिम्मत पूरी तरह से टूट गई और शिशुपाल ने लखनऊ जाकर जिला ग्रामोद्योग अधिकारी से मुलाकात की। परिजनों के मुताबिक अधिकारी ने शिशुपाल की फरियाद सुनी नहीं और इसी से निराश होकर उसने खुदकुशी कर ली। बीजेपी सांसद धर्मेंद्र कश्यप ने पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए के मुआवजे की मांग की है। वहीं डीएम ने शासन से पीड़ित परिवार के लिए उचित मुआवजे की सिफारिश और किसान की मौत की वजह की जांच करवाने की बात कही है। और वहीं कन्नौज में परेशान किसानों को शासन की तरफ से राहत राशि देना शुरू कर दिया गया है। डीएम ने किसानों को मुआवजा राशि बांटी। केंद्र और राज्य सरकार ने किसानों के लिए 6 करोड़ 27 लाख रुपए का मुआवजा दिया। डीएम के मुताबिक यूपी सरकार ने मुआवजे की ये पहली किस्त भेजी है और अब तक 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जा चुका है। मुआवजा राशि दी जा चुकी है 1 करोड़ रुपए की। बेमौसम बारिश से फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है, जिसका पूरा आकलन करवाया जा रहा है। जनपद में हमें अब तक जो शासन से मिला है 6 करोड़ 27 लाख रुपया मिला है
और ये एक तरह से समझ लीजिए कि एडवांस में दी गई है। जनपद में अभी सर्वे चल ही रहा है। ये 6 करोड़ 27 लाख रुपए को बांटने की जो अवधि है वो अब 30 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। और इस बीच में सर्वे जब हमारा पूर्ण हो जाता है तो जितनी भी धनराशि की आवश्यकता होगी उसकी भी अलग से मांग घोषित की जाएगी, धनराशि में मिलेगी। और जितने अधिक किसानों का सर्वे में 50% से अधिक का नुकसान पाया जाएगा उन सभी को ये मुआवजा दिया जाएगा। मुआवजा कुछ दे रही थोड़ा बहुत, तो उसमें कुछ लाभ हुई रहो, बच्चों खिलाई वगैरह मतलब जिया रहे, ऊपर वाले ने नुकसान बहुत कर दो है। अब जो कुछ है सही है, कुछ राहत मिल रही है, कुछ राहत मिल रही है। फैजाबाद के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी के कुलपति ने अपनी जान को खतरा बताया है। प्रोफेसर GCR जायसवाल ने सरकार से सुरक्षा की मांग की है। आपको बताएं, कुलपति जायसवाल ने नकल के खिलाफ मुहिम छेड़ रखी है। कुलपति जायसवाल लगातार शिक्षा माफिया पर नकेल कसने के लिए कॉलेजों में छापा मार रहे हैं और इसी कड़ी में मंगलवार को रुदौली के शिव सावित्री कॉलेज में छापेमारी की गई। ये बताया जा रहा है कि धड़ल्ले से छात्रों को सरेआम यहां नकल करवाई जा रही थी। मौके पर पहुंचे कुलपति ने छात्रों की परीक्षा रद्द कराए जाने की बात कह दी और इस बात से नाराज प्रबंधक और छात्र छात्राओं ने बंदूकधारी लोगों के साथ मिलकर कुलपति के काफिले को बंधक बना लिया। इसके बाद 1.5 घंटे बाद पहुंची पुलिस ने कुलपति जायसवाल को किसी तरह छुड़ाया। और बड़ी खबर इस वक्त, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव 4 अप्रैल को दिल्ली आएंगे। सीएम अखिलेश पीएम के रात्रि भोज में शामिल होंगे। पीएम ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित किया है। 5 अप्रैल को अखिलेश यादव और उत्तराखंड के सीएम हरीश रावत की बैठक होगी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव 4 अप्रैल को दिल्ली आएंगे और सीएम अखिलेश पीएम के रात्रि भोज में शामिल होंगे। हमारे साथ अनुराग चड्ढा हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। अनुराग, किस तरह की ये बैठक होगी, किस तरह की मुलाकात होगी रात्रि भोज में, जिस तरह से शामिल होंगे अखिलेश यादव और इसके बाद हरीश रावत भी, और वहां पर अखिलेश यादव और हरीश रावत के बीच भी जो मुलाकात होनी है वो भी खासी चर्चा में है। जी बिल्कुल अजीत, दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्री से बात करना चाहते थे और वो खुद सभी राज्यों की जो प्रमुख समस्याएं हैं उनको सुनना चाहते हैं ताकि उनका निदान हो सके। साथ ही साथ जो दिल्ली में मीटिंग होती है, जब भी कोई मुख्यमंत्री दिल्ली आता है और कई विभागों के मंत्रियों से मिलता है तो उनकी क्या समस्याएं रहती हैं और अब तक किस तरह की जो उनकी समस्याएं थी उनका हल निकला, तो एक तो ये बातचीत करेंगे। इसके अलावा उनके साथ जो रात्रि भोज है उसमें रहेंगे। रात्रि भोज के दौरान ही सभी मुख्यमंत्रियों से 1 to 1 प्रधानमंत्री मुलाकात करेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें 5 अप्रैल की, तो 5 अप्रैल को विज्ञान भवन जो दिल्ली में है वहां पर एक लॉ के रिफॉर्म्स को लेकर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा गया है जिसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री तो शामिल होंगे ही, साथ में जो मुख्य न्यायाधीश हैं देश के और जितने भी राज्यों में अलग अलग जहां भी हाई कोर्ट है उनके चीफ जस्टिस जो हैं वो यहाँ पर रहेंगे। जैसे हाई कोर्ट के जजेस की क्या समस्याएं हैं, किस तरीके से लोगों को न्याय मिलने में देरी हो रही है, तो ऐसे कई लॉ रिफॉर्म्स को लेकर कार्यक्रम चल रहे हैं जिनको लेकर ये मीटिंग रखी गई है। तो 2 दिन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और हरीश रावत दिल्ली में रहेंगे। पहले दिन प्रधानमंत्री के साथ उनकी मुलाकात होगी और दूसरे दिन विज्ञान भवन में जो न्यायिक सेवा से जुड़े लोग हैं उनके साथ उनकी मीटिंग होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी देने के लिए अनुराग।